आपका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है कंक्रीट टेक्नोलॉजी के ऊपर। पहला लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं देखा, पहले आप फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखें, उसी के बाद सेकेंड लेक्चर पर आएँ। PDF इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन से आप इसकी PDF इस चैप्टर की डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर है ये। फर्स्ट चैप्टर में लास्ट टाइम हमने खाली इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इसकी वेरियस कंक्रीट ऑपरेशंस। कौन कौन से कंक्रीट ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, उसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। कंक्रीट ऑपरेशन सबसे पहले तो होते क्या हैं? देखिए, कंक्रीट आपको पता है एक मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? कंक्रीट, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और एडमिक्सचर्स और पानी, इन सभी को मिक्स करके जो चीज़ आपको मिलती है दैट इज़ कंक्रीट। और आपको पता है कंक्रीट से क्या क्या बनता है। आपकी स्लैब कंक्रीट की बनी हुई है, जो छत होती है, ठीक है। आपके बीम हो गए, आपके कॉलम्स हो गए, ये सभी के सभी जो हैं ये कंक्रीट के बने होते हैं। लेकिन हम इस इस वीडियो में हम इसके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको कंक्रीट के बारे में जानना है या इसकी जो भी डिटेल है वो आपको पिछले लेक्चर में मिल जाएगी, ठीक है। बेसिक्स मैंने उसमें कवर कर दिए थे। अब हम पढ़ते हैं कंक्रीट ऑपरेशंस के बारे में। कंक्रीट ऑपरेशंस क्या होते हैं? कंक्रीट ऑपरेशंस मस्ट बी परफॉर्म स्ट्रिक्टली एज पर स्पेसिफिकेशन लेड डाउन बाय द IS 456-2000। कंक्रीट ऑपरेशन मस्ट बी परफॉर्म। कंक्रीट ऑपरेशंस को आपको परफॉर्म करना ही करना है स्ट्रिक्टली, ठीक है। IS 456 ने जो भी स्पेसिफिकेशन दी हैं उसके हिसाब से। द स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड द अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। स्ट्रेंथ होगी, ड्यूरेबिलिटी होगी एंड द अदर करेक्टरिस्टिक्स, और बाकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके कंक्रीट के, ये उसकी इंग्रेडिएंट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं। अब ये इसमें क्या कहना चाहता है? देखिए, कंक्रीट अल्टीमेटली जब बनकर तैयार हो जाएगा तो उसमें जो ताकत है, ठीक है, जो उसकी मजबूती, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए हमें उसमें। वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, अगर वो RCC है तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है। ड्यूरेबिलिटी मैंने आपको लास्ट टाइम समझा दिया था। ड्यूरेबिलिटी एक वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो वेदरिंग एजेंसीज का जो अफेक्ट है उसको रेजिस्ट कर सकता है। एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स, और बाकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कंक्रीट के, ये डिपेंड करते हैं अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करते हैं जो उसमें है। इंग्रेडिएंट क्या क्या है? इंग्रेडिएंट सीमेंट है। सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं? अच्छा क्वालिटी का सीमेंट यूज़ करोगे तो प्रॉपर्टीज़ अच्छी होंगी, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, मजबूती अच्छी होगी, बाइंडिंग क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होगी। और रेत है, रेत यहाँ पे एज अ फिलर काम करती है। साफ़ रेत आपने यूज़ करनी है जो केमिकली इनर्ट हो, मतलब किसी के साथ केमिकल रिएक्शन ना करे, ठीक है, और सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं उसको एक दूसरे से दूर रखे, ठीक है। तो ये आ जाता है। उसके बाद ऑन द मैक्सिमम proportions and the other controls in performing the various concrete operations. Every concrete operation has its significance and governs the properties of the fresh and the hardened concrete. हर कोई जो कंक्रीट ऑपरेशन है हैज़ इट्स सिग्निफिकेंस, उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, एंड गवर्न्स, और गवर्न करता है प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्रेश एंड द हार्डन कंक्रीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंक्रीट के ऑपरेशंस कौन कौन से हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट लाइन जो अभी इसने बोली है उसमें बोल रहा है हर एक जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो कंक्रीट को बनाने के लिए, उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, और वो उसकी मजबूती, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गवर्न्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्रेश एंड द हार्डन कंक्रीट। जो प्रॉपर्टीज़ हैं हार्डन कंक्रीट की या फ्रेश कंक्रीट की, उसमें इनका अपना अपना योगदान है जो भी कंक्रीट ऑपरेशंस है। सबसे पहले कंक्रीट ऑपरेशंस आपको बता देता हूँ। कंक्रीट ऑपरेशन होता है कंक्रीट के बनने से लेकर कंक्रीट को प्लेस करने तक जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उनको कंक्रीट ऑपरेशंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं वेरियस कंक्रीट ऑपरेशंस इन द सीक्वेंस ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस आर लिस्टेड बिलो। सबसे पहले आप क्या करते हो? कंक्रीट का अगर कहीं पे काम समझ लीजिए, मान लेते हैं कि एक आज स्लैब डलनी है, किसी का जो छत है उसको आज डालना है, तो डालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? मटीरियल लाना पड़ेगा। मटीरियल ला के रखा होगा, कलेक्शन होगी,
और स्टोरेज होगी मटेरियल्स की, मटेरियल्स को कलेक्ट करना है और स्टोर करना है। इसके बाद बैचिंग होगी, बैचिंग मतलब कितना मटेरियल हमको चाहिए, कितना कितना हमको मटेरियल चाहिए, दैट इज़ द बैचिंग ऑफ द मटेरियल। ठीक है, प्रपोर्शनिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई खाना बनाना तो खाना बनाने के लिए आपको कितना कितना उसमें नमक डालना है, कितनी उसमें मिर्ची डालनी है, आप प्रपोर्शनिंग करोगे ना, 1 चम्मच डालनी है या क्या, वो दैट इज़ द प्रपोर्शनिंग। अब यहाँ पे भी कितना मटेरियल, रेशो के हिसाब से हम क्या करेंगे, बैचिंग करेंगे। अगर हमको 1:3:6 के हिसाब से ले रहे हैं तो हम 1 कढ़ाई सीमट ले लेंगे। ठीक है, 3 कढ़ाई बजरी को निकाल के रख देंगे, 3 कढ़ाई सीमट को निकाल देंगे, 3 कढ़ाई बजरी को निकाल कर साइड पे रख लेंगे, दैट इज़ द बैचिंग। देन आफ्टर दैट इज़ योर मिक्सिंग। अब इनको बड़ा ही थारो हमको मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए ऑपरेशन में क्या हो सकता है, हैंड मिक्सिंग होती है, छोटा थोड़ा अमाउंट ऑफ कंक्रीट है अगर तो हैंड मिक्सिंग होगी। अगर ज़्यादा अमाउंट पे चाहिए तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मिक्सर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कंक्रीट, कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, कहाँ तक, जहाँ पे उसकी प्लेसिंग होने वाली है वहाँ तक उसको पहुँचाना है। कई बार बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, मिक्सिंग प्लांट अलग होता है, इसके लिए अलग से एक प्लांट होता है जहाँ पे कलेक्शन होती है, बैचिंग होती है और मिक्सिंग होती है। फिर उसके बाद आपने देखे होंगे ट्रक्स के अंदर इसको कंक्रीट को डाला जाता है और फिर इसको साइट पे पहुँचाया जाता है। ठीक है, ये बड़े प्लांट्स की बात है। छोटे प्लांट्स में क्या होता है, जो छोटा कंक्रीट वर्क है उसमें नीचे कंक्रीट तैयार हो रहा होगा, मिक्सिंग हो रही होगी और कंक्रीट बनने के बाद उसको लेबर जो है वो अपने लेबर के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेबर जो है या फिर लिफ्ट लगा के उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द कंक्रीट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब इसका चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसका चैप्टर आगे जाके है पूरा डिटेल में, यहाँ तो इंट्रोडक्शन ही है इसकी। प्लेसिंग ऑफ द कंक्रीट हो गया। कंपैक्शन ऑफ द कंक्रीट, कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट क्या हो गया, कंक्रीट को अच्छे से कंपैक्ट करना है, कंक्रीट को अच्छे से कंपैक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद कंपैक्ट सॉरी ट्रांसपोर्टेशन के बाद पांचवा था प्लेसिंग, प्लेस करना है आपको इसको। ठीक है, तो जो भी इसके ट्रेंचेस बने होंगे, ठीक है, पहले से ही आपने एक फार्म वर्क बना के रखा हुआ है, आपने उसमें कंक्रीट को ले डाउन कर देना। मतलब पहले आप सरिया वगैरह बांधते हैं, उसके बाद आप उस पर क्या करेंगे, कंक्रीट को बिछा देंगे। जब आपने कंक्रीट को बिछा दिया तो बिछाने के बाद उसकी प्लेसिंग अच्छे से होगी। ठीक है, प्लेस करने के बाद प्लेसिंग के बिल्कुल साथ में आता है कि आपको उसको कंपैक्ट करना है। कंपैक्शन मतलब रिमूवल ऑफ द एयर वॉइड्स, उसके अंदर जो हवा है उसको बाहर निकालना है। उसके लिए मेथड है क्या है, या तो आप टेम्परिंग रॉड का इस्तेमाल करते हो। टेम्परिंग रॉड मतलब सरिया जो होता है उसी को आप टेम्पर करते हो उसके ऊपर, और उसको अच्छे से वो अपनी जगह जो है वो घेर लेता है, हवा बाहर निकल जाती है और वो। लेकिन ये जो मेथड है इसमें फिर भी एयर वॉइड्स जो हैं वो रह जाते हैं। तो आजकल वाइब्रेटर्स का इस्तेमाल होता है, वाइब्रेटर्स का यूज़ किया जाता है। जब आप वाइब्रेटर यूज़ करते हो तो वाइब्रेटर से हवा जो है वो बाहर निकल जाती है, सीमेंट नीचे बैठ जाता है, कंक्रीट नीचे बैठ जाता है। इसके बाद क्या आता है, प्लेसिंग ऑफ द कंक्रीट के बाद आता है कंपैक्शन ऑफ द कंक्रीट, ये हो गया हमारा। उसके बाद कह रहा है जॉइंटिंग एंड द फिनिशिंग ऑफ द कंक्रीट। अब जॉइंट्स बनाए जाते हैं, जॉइंट्स तैयार किए जाते हैं। जब अगर इसमें एक्सपेंशन जॉइंट होता है, ठीक है, एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स वो हमें डालने पड़ते हैं उसमें, ताकि गर्मियों में अगर एक्सपेंशन हो रही है तो उस एक्सपेंशन को कंट्रोल किया जा सके। अगर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो जॉइंटिंग एंड फिनिशिंग ऑफ द कंक्रीट इसमें आता है। हमारा 8वां है क्यूरिंग ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट की क्यूरिंग करनी है, कंक्रीट की तराई करनी है। ठीक है, क्यूरिंग पानी देना है उसको। आपको पता है सीमेंट और कंक्रीट, जो सीमेंट का बना हुआ कंक्रीट है, मतलब सीमेंट कंक्रीट जो है ये स्ट्रेंथ ऐसे गेन नहीं करता, इसको स्ट्रेंथ इसकी अचीव करनी पड़ती है हमको। अगर आप ग्रेड के हिसाब से अगर आप बोल रहे हैं M20 ग्रेड, M20 ग्रेड मतलब 20 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से आपको इसमें से जो है आप इसकी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो उस स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए हमको इसकी क्यूरिंग करनी पड़ेगी, हमको इसको पानी देना पड़ेगा। क्योंकि इसमें क्या होगा कि हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज़ होती है। जब आप सीमेंट को पानी के साथ मिक्स करते हो हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज़ होती है। उस हीट ऑफ हाइड्रेशन को हमको कंट्रोल में लाने के लिए हम उसको पानी देकर ठंडा करते हैं, ताकि वो हीट ऑफ हाइड्रेशन उसकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, ये अगले चैप्टर्स में हम जाके पढ़ेंगे। तो इसलिए उसको पानी दिया जाता है, आप देखते हो ना, उसकी तराई की जाती है, उसको पानी दिया जाता है काफ़ी दिनों तक। तो ये 8वां ऑपरेशन है। तो इस तरह से हम एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं। सप्लाई ऑफ इंग्रेडिएंट, सबसे पहले इंग्रेडिएंट की सप्लाई होती है। इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं? सीमट होता है, रेत होती है जिसको फाइन एग्रीगेट कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट यानी बजरी होती है, पानी वाटर। उसके बाद इन सभी की बैचिंग की जाती है, कितना कितना अमाउंट किस किस का चाहिए उसको एक जगह पे रखा जाएगा, फिर उसकी मिक्सिंग की जाएगी। ठीक है, इसके बाद मिक्सिंग करने के बाद क्योंकि बड़ी जो हमारे वो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे लैब टेस्टिंग भी की जाती है। ठीक है, उसकी वर्केबिलिटी चेक की जाती है, स्ट्रेंथ चेक की जाती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर नहीं है अच्छी तो फिर उसको उस सैंपल को हटा दिया जाता है, उसको चेंजेस लाए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे उस साइट पे जिस साइट पे इसकी ज़रूरत है उसके बाद इसकी प्लेसिंग होगी। प्लेसिंग होने के बाद इसकी कंपैक्शन होगी, कंपैक्शन, रिमूवल ऑफ एयर वाइट्स। उसके बाद इसकी फिनिशिंग होती है। ठीक है, फिनिशिंग एंड जॉइंटिंग, जो फिनिश किया जाता है ऊपर से इसको अच्छे से स्मूथ किया जाएगा, जॉइंट्स इसके तैयार किए जाएंगे। उसके बाद क्यूरिंग की जाती है, तराई की जाती है, और उसके बाद आपको एक फिनिश्ड कंक्रीट मिलता है। एवरी कंक्रीटिंग ऑपरेशन हैज़ इट्स इंपॉर्टेंस, हर कंक्रीट ऑपरेशन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। एंड गवर्न्स द प्रॉपर वेल एज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट। तो कंक्रीट ऑपरेशन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। और आखिर में जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है हमारा, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं कई हद तक हमारा कंक्रीट ऑपरेशंस जो हैं इसके द्वारा इन्फ्लुएंस होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कंक्रीट, कंक्रीट कितनी तरह के होते हैं। तो कंक्रीट जो हैं ये इन्होंने क्लासीफाई किया हुआ है। पहले तो यही बताया कि वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होता है, इसकी एप्लीकेशन तो पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल होता है। सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू द बाइंडिंग मटीरियल, बाइंडिंग मटेरियल जोड़ने के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, डिज़ाइन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ एंड अकॉर्डिंग टू द पर्पस। हर अलग अलग चीज़ तरह से अलग अलग तरीके से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड। बाइंडिंग मटेरियल के हिसाब से सीमेंट कंक्रीट और लाइम कंक्रीट, ये दो अलग अलग तरह से इसको, क्योंकि बाइंडिंग मटेरियल इसमें कौन सा डाला हुआ है। कंक्रीट के अंदर बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट भी हो सकता है, लाइम भी हो सकता है। लाइम कंक्रीट थोड़ा कम यूज़ होता है आज की डेट में। आजकल बाइंडिंग मटेरियल जो है वो सीमेंट का यूज़ किया जाता है। बाइंडिंग मतलब जोड़ने वाला मटेरियल। तो सीमेंट का, जिसमें सीमेंट यूज़ होता है उसको सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले सीमेंट कंक्रीट की। सीमेंट कंक्रीट इज अ बाइंडिंग मटेरियल इन सीमेंट कंक्रीट, cement is a binding material in the cement concrete which binds the ingredients coarse aggregate and fine aggregate in the presence of the water. It is used in binding roads and all other important engineering works for the good strength and the durability. तो इसमें ये कह रहा है कि बाइंडिंग मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं सीमेंट का जोड़ने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स को, जैसे कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, इनको जोड़ने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सीमेंट और वाटर रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद एक पेस्ट बनती है, और ये पेस्ट जो जैसे जैसे सेट होती है तो ये बाकी जो हैं चीज़ें उनको भी बाइंड कर लेती है, जोड़ लेती है। लाइम कंक्रीट की बात करते हैं। लाइम कंक्रीट के अंदर बेसिकली क्या है, लाइम का इस्तेमाल किया जाता है एज अ बाइंडिंग मटेरियल। लाइम कंक्रीट टू बी बाइंड इंग्रेडिएंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। लाइम कंक्रीट इज जनरली यूज्ड वेयर द सीमेंट इज नॉट ईजिली एंड चीपली अवेलेबल। ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आसानी से सीमेंट नहीं इस्तेमाल है या चीपली अवेलेबल नहीं है। इट हैज़ लेसर स्ट्रेंथ, इसकी ताकत जो होती है एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट जो है सीमेंट कंक्रीट वो थोड़ी कम होती है। अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि मटीरियल, बाइंडिंग मटीरियल के हिसाब से कैसे क्लासीफाई किया जाएगा कंक्रीट को। अगर डिज़ाइन के हिसाब से देखा जाए तो तीन तरह से हम कर सकते हैं। एक होते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट, एक होता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, और एक होता है प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट। बात करते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट की। प्लेन सीमेंट कंक्रीट वो कंक्रीट होता है जिसके अंदर हम सरिया नहीं डाल रहे, मतलब वो सिंपली जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वही कंक्रीट को हम पीसीसी बोलते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं, जो जिसमें रीइंफोर्समेंट नहीं डाली हुई। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है बट टेंसाइल स्ट्रेंथ खराब होती है, टेंशन में ये अच्छा नहीं होता। कंप्रेशन में अच्छा होता है, टेंशन में अच्छा होता नहीं है। इट इज़ यूज्ड इन फ्लोरिंग, फाउंडेशन, बिल्डिंग फाउंडेशन में या फ्लोरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे हमको सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वहीं पे। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट जिसमें सरिया डलता है, जिसमें सरिया डाला हुआ, दैट इज कॉल्ड द रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। द सीमेंट कंक्रीट इन विच द रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इज नोन एज द आरसीसी. In this steel bar is provided to take up the tensile stresses, so it is provided in the tension zone. RCC is equally strong in compression and tension. In this steel bar is provided to take up the tensile stresses. इसमें हम क्या करते हैं,
स्टील को इस्तेमाल करते हैं। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं एज अ टेंसाइल स्ट्रेसेस लेने के लिए। सो इट इज़ प्रोवाइडेड इन द टेंशन जोन। टेंशन जोन नीचे वाली साइड होती है तो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। आरसीसी इज इक्वली स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। कंप्रेशन में उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितनी कि टेंशन में। बात करते हैं प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट। प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीटिंग आज की डेट में इस्तेमाल होती है। आप देखते हो जो बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं, पुल वगैरह बनते हैं, इनके अंदर खाली सरिये से नहीं बना सकते आप इसको, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो स्ट्रेसेस हैं वो रोलिंग स्ट्रेसेस हैं, रोलिंग लोड लग रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, खिंचाव इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, जो इसमें रोलिंग स्ट्रेसेस पैदा हो रही हैं उन स्ट्रेसेस की वजह से ये पुल 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम इसके अंदर टेनन वायर्स डालते हैं, ठीक है। टेनन वायर स्टील की बनाई हुई तारें होती हैं जिनको पहले भी डाला जा सकता है, बाद में भी डाला जा सकता है कंस्ट्रक्शन के। तो अगर पहले डाल दिया जाए तो उसको प्री टेंशनिंग कहा जाता है। इस तरह के कंक्रीट को तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट कहा जाता है। इसमें पहले ही कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को इंड्यूस किया जाता है थ्रू द टेनन वायर्स, ठीक है। तो इसका एक प्रोसेस होता है, हम तारों को दोनों तरफ से खींचते हैं और खींचने के बाद अगर आप उस पर कंक्रीटिंग करते हो दैट इज़ अ प्री टेंशनिंग। जब आपने उसके ऊपर कंक्रीटिंग कर दी, अब दोबारा से जब आप इसको छोड़ोगे तारें वापस जाने की कोशिश करेंगी लेकिन कंक्रीट उसको जाने नहीं देगा। तो इसकी वजह से उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पैदा हो जाएगी। ऑलरेडी पहले से ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, गाड़ी ऊपर से जाएगी तो वो बहुत ही इलास्टिक बन जाएगा। तो गाड़ी जैसे ही नीचे जाएगी, हल्का सा आप देखते हो जब भी आप पुल पे खड़े होते हो तो पुल हल्का सा हिल रहे होते हैं, वो बेसिकली अपनी स्ट्रेसेस को जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें प्री स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड 1/3 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द कंक्रीट। अगर नॉर्मल रीइंफोर्स्ड के कंपैरिजन में देखा जाए तो प्री स्ट्रेस में सिर्फ 1/3 हमको कंक्रीट की ज़रूरत पड़ेगी, 1/3, और 1/4 क्वांटिटी ऑफ द स्टील की ज़रूरत पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू द आरसीसी। इट एलिमिनेट्स द चांसेस ऑफ द क्रैक डेवलप्स। ये एलिमिनेट कर देते हैं चांसेस ऑफ क्रैक डेवलप, जो इसके अंदर डेवलप हो रहे हैं क्रैक्स। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ के हिसाब से लीन कंक्रीट होता है और रिच कंक्रीट होता है। ताकत के हिसाब से, मजबूती के हिसाब से अगर देखा जाए, लीन कंक्रीटिंग किसको कहेंगे? लीन कंक्रीटिंग मतलब हम क्या करते हैं, आपको पता है नॉर्मली जब फाउंडेशन बनती है तो फाउंडेशन के लिए जो आप नीचे पूरा आपने वो खड्डा खोदा होता है उसके नीचे सबसे पहले लीन कंक्रीटिंग की जाती है। लीन कंक्रीटिंग मतलब जिसमें सीमेंट बहुत कम मात्रा में डाला जाता है। अब 1:8:16 की रेशो बोल रहा है ये। 1:8:16 मतलब सिर्फ एक कढ़ाई सीमेंट होगा, 8 कढ़ाइयाँ उसमें रेत होगी और 16 कढ़ाई बजरी होगी। तो आप देख रहे हो कि सीमेंट की मात्रा कितनी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। और ये किसके लिए बनाया जाता है? ये जहाँ पे हमको इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, ठीक है, लीन कंक्रीटिंग करनी है, मतलब जहाँ पे स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंस नहीं है, बस हल्का फुल्की हमको कंक्रीटिंग की ज़रूरत थी। तो ये लीन मतलब बहुत ही कम स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट होता है। ये ज़्यादातर नीचे जब आप बोल्डर्स वगैरह डालते हो तो एक बनाने के लिए, एक बेड तैयार करने के लिए, ताकि उसके ऊपर फाउंडेशन को रखा जा सके, उसके लिए लीन कंक्रीटिंग की जाती है, ठीक है। रिच कंक्रीटिंग जिसमें सीमेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बाइंडिंग मटेरियल की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको हम रिच कंक्रीट कहते हैं। ऑल ग्रेड्स अबव M20, ये M20 ग्रेड के ऊपर, M20 ग्रेड्स के बारे में आगे जाके बताऊंगा मैं आपको। M20 की जो रेशो है 1, 1.5, 3 का ये होता है। 1 कढ़ाई सीमेंट होता है, 1.5 कढ़ाई बजरी 1.5 कढ़ाई रेत होती है, 3 कढ़ाई बजरी होती है। तो इसका इस्तेमाल जो है ये किया जाता है हमारी आरसीसी में, ठीक है, जहाँ पे रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है वहाँ पे यही ग्रेड इस्तेमाल किया जाता है। और इसके ऊपर के जो ग्रेड्स हैं उसको हम रिच कंक्रीट कहते हैं। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ स्पेशल कंक्रीट। स्पेशल कंक्रीटिंग के हिसाब से भी कंक्रीट होते हैं। लाइट वेट कंक्रीट होता है, ठीक है, जिसका यूनिट वेट कम होता है। ऑर्डिनरी कंक्रीट जो हम इस्तेमाल करते हैं उससे इसका यूनिट वेट कम होता है, ठीक है। उसके बाद फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट है, ये स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीटिंग में हम पढ़ेंगे इसके बाद। फाइन सिंथेटिक फाइबर्स आर यूज्ड टू रीइंफोर्स द कंक्रीट। इसमें सिंथेटिक फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है कंक्रीट को रीइंफोर्स करने के लिए। हाई अर्ली स्ट्रेंथ कंक्रीट, जल्दी स्ट्रेंथ को गेन करने वाला कंक्रीट है, ठीक है। एयर एंट्रेंट कंक्रीट होते हैं टाइप ऑफ द कंक्रीट।
also known as the cellular or aerated concrete. It can be prepared by adding the fine powder of aluminium. इसके अंदर aluminium का पाउडर डाला जाता है 0.2% by the weight of the cement. It can be used to पार्टीशन वॉल में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. उसके बाद हम बात करते हैं वाइट एंड द कलर्ड कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है. आज की डेट में ये इस तरह के कंक्रीट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. मास कंक्रीट when large quantity of concrete is required for the structure is known as the mass concrete. जब बहुत सारा कंक्रीट चाहिए, जैसे डैम बनाना है, बहुत ज़्यादा कंक्रीट चाहिए, बड़ी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, तो मास कंक्रीटिंग होती है. ठीक है, जैसे ब्रिज बनाना है, डैम बनाना है, तो इन मास कंक्रीट द स्लम वैल्यू इज़ लो. स्लम वैल्यू ये आगे जाके आपको अभी समझ नहीं आएगा, ये आगे जाके इसके ऊपर पूरा अलग अलग चैप्टर्स हैं, तब आपको अच्छे से समझ आएगा. और लास्ट है इसका पॉलीमर कंक्रीट इज कंपोसाइट वेयर द पॉलीमर रिप्लेसेस द सीमेंट. यहाँ पे सीमेंट वाटर मैट्रिक्स की जगह पॉलीमर का यूज़ किया जाता है इन द सीमेंट कंक्रीट. तो ये थे हमारे सारे के सारे क्लासिफिकेशंस कंक्रीट की. तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं. अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल.